हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, अर्थात भारत में विपणन व्यवहार। आपसे बता दें कि मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया का ये लास्ट लेक्चर आपके लिए जा रहा है, तो जरूर देखिएगा। और लगभग लगभग सारे चैप्टर को कवर किया गया है। सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा। जो इससे पहले वाला वीडियो नहीं दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि भाई जो लोग अभी नए हैं चैनल पे, वो भी सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन दिया, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती क्या है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नाम ही है सार्वजनिक, मतलब सबके लिए। वितरण माने डिस्ट्रीब्यूट करना, अर्थात सबके पास तक पहुंचाना। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता माने कंज्यूमर, हमारे आप जैसे आदमी, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उनकी आवश्यकता की जो भी वस्तुएं होती हैं, उनकी जब पूर्ति की जाती है, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है, अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। अर्थात ऐसी अनिवार्य वस्तुएं जो उचित मूल्यों पर निरंतर उपभोक्ता के पास उसकी आपूर्ति की जाती है, तो ऐसी प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। मतलब इसका अर्थ मैं एक शब्द में लिख दे रहा हूं कि उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उपभोक्ता तक की जाती है, उपभोक्ता तक की जाती है, तो ऐसी प्रणाली को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। देखते होंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा ऐसी सुविधाएं बनाई गई रहती हैं, जैसे कि राशन वगैरह। देखते होंगे आज के जमाने में सबको राशन मिल रहा है, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको राशन मिल रहा है। ये क्या है? एक तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें है क्या कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि जो भी उनकी आवश्यक जरूरी की चीजें हैं, वो राशन की दुकानें से उसे उपलब्ध हो जाती हैं। पर हेड के हिसाब से उपलब्ध हो जाती है, पर यूनिट के हिसाब से उपलब्ध हो जाती है, और उचित मूल्य पर प्राप्त होती है। मतलब कम मूल्य पर, ना उनसे ज्यादा लिया जाता है और ना एकदम ना के बराबर ही लिया जाता है। समझिए, कुछ न कुछ शुल्क दिया जाता है, और इसके बदले में जो आपूर्ति होती है वही हमारी क्या कहलाती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कि बस इतना ही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है और इससे क्या हमको बेनिफिट्स है। ठीक है, और भी सब दिए गए हैं, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन है वही मैं बता रहा हूं। प्रश्न ये उठता है कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ क्या, अर्थात इसके फायदे क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या, फायदे क्या। तो ये देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सबसे पहले फायदा ये होता है कि सामान्य जो उपभोक्ता होते हैं, जो भी सामान्य जनरल उपभोक्ता, जैसे हम आप, इससे क्या है? सामान्य उपभोक्ता। सामान्य उपभोक्ताओं को आवश्यक जितनी भी जरूरी की वस्तुएं हैं, वो उचित कीमत पर उपलब्ध हो जाती है। पहला क्या है? सामान्य उपभोक्ताओं को आवश्यकता लिखिए, आवश्यकता की वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त हो जाती है, उचित मूल्य पर प्राप्त होती है। मतलब एक सामान्य जो भी उपभोक्ता होते हैं, उन्हें आवश्यकता की जितनी भी वस्तुएं होती हैं
उचित दाम पर प्राप्त हो जाती है। पहला इसका बेनिफिट होता है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाने से, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाने से या सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू होने से जो भी देश में जमाखोरी है, मुनाफाखोरी है, उस पर कंट्रोल होता है। मतलब लोग चाहे कि स्टोर कर ले, खूब ऊंची रेट पे बेचे, तो ऐसा नहीं होता। यह जमाखोरी करते हैं तो इस पर कंट्रोल हमारा होता है। अर्थात इससे मैंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मुनाफाखोरी और जमाखोरी पर क्या होता है, नियंत्रण होता, इस पर लगाम लगाया जाता। ठीक है। तीसरा नंबर क्या है बेनिफिट इसका, इस प्रणाली को अपनाने से, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुद्रास्फीति के जो दबाव होता है, जो मनी इन्फ्लेशन होता है, उसका जो दबाव है, उसके दबाव के नियंत्रण को कम किया जा सकता है। अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से क्या होता है, मुद्रास्फीति के दबाव पर नियंत्रण किया जाता है। इससे मुद्रा स्फीति के नियंत्रण पर, मुद्रास्फीति के दबाव के नियंत्रण पर, मुद्रास्फीति दबाव पर नियंत्रण होता है। और इसके भी कुछ बेनिफिट्स है। ये पॉइंट एकदम एग्जैक्ट याद किए रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो इसके आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन टू द मेन पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या होती है, इस प्रणाली से समाज में आर्थिक न्याय प्राप्त करना आसान होता है। इस प्रणाली को अपनाने से समाज में सोशल में हमको इकोनॉमिक जो जस्टिस होता है उसको प्राप्त करने में आसान रहता है। इससे मतलब सार्वजनिक प्रणाली से, इससे समाज में आर्थिक न्याय मिलने में सुविधा रहती है। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि मान लीजिए कि जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो उन सामानों को खरीद नहीं सकते हैं, तो कम दाम पे उनको सामानें मिल जाती है। अर्थात कि जो पूंजीपति है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनकी तुलना में वो जो खाते हैं वही चीज इनको भी प्राप्त आसानी से हो जाती है। और क्या होता है, इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाने से देश में रोजगार के अवसरों का भी विकास होता है। और क्या बेनिफिट है, इससे देश में रोजगार के अवसरों का विकास होता। वो कैसे होता है, जब ऐसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम अपनाएंगे तो इस चीज को बांटने के लिए कोई पर्सन तो होगा ही, कोई आदमी होगा ही। और जब आदमी नियुक्त करेंगे तो उस आदमी को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो इससे रोजगार के अवसरों का भी विकास होता है। और क्या है, यह देश के उत्पादन, ध्यान दीजिएगा, उत्पादन और संसाधनों को वितरण का कार्य करता है। यह क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यह देश के उत्पादन व वितरण का कार्य करता है। मतलब देश में जो भी चीज उत्पादित होता है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही ये लोगों तक पहुंचने का कार्य करता है। एक और भी चीज है कि यह जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये देश की मांग और पूर्ति में अक्सर संतुलन बनाए रखने का भी कार्य करता है। अर्थात कि जो हमारा सार्वजनिक
वितरण प्रणाली वितरण प्रणाली यह देश में मांग और पूर्ति में क्या बनाता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है, बनाने का कार्य करता है। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण लाभ। अब प्रश्न ये भी उठता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कौन कौन से अंग दिए गए हैं। तो अंग में इसमें मुख्य रूप से उपभोक्ता सहकारी भंडार होता है और उचित मूल्य पर राशन की दुकानें होती हैं। और इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अक्सर जो क्वेश्चन आता है लगभग यही होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या और इसके लाभ बताइए। तो आपसे बता ही दिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या और उसके लाभ सामने दिए गए हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटाएं इसको। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का टॉपिक समाप्त। अब दूसरा टॉपिक, ऐसे ही छोटे छोटे 3-4 टॉपिक हैं जिसके बारे में आज इस लास्ट वीडियो में आप जान जाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया आज समाप्त हो रहा है और मैं चाहूँगा कि जो इससे पहले लेक्चर्स गए हैं आज इसमें जितने छूटे फूटे टॉपिक्स हैं वो मैं बता दूंगा, और इससे पहले जो भी लेक्चर गए हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आपसे मैं बता दूं, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा अंतर्राष्ट्रीय विपणन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विपणन। आइए इसको लिख दें, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, इंटरनेशनल मार्केटिंग। अंतर्राष्ट्रीय विपणन होता क्या है? बहुत ही आसान चीज है कि ऐसा मार्केटिंग, नाम ही स्पष्ट है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब है कई देशों से, मैंने अपने देश से बाहर, कि ऐसा मार्केटिंग जो पूरे विश्व स्तर पर किया जाए, अर्थात एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, मतलब कई देशों के मध्य किया जाए, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहा जाता है। देखते होंगे कि आजकल प्रतिस्पर्धा के युग में व्यापार का जो आकार हमारा है वो सीमित नहीं है, काफी बड़ा है। इतना बड़ा है कि समझिए कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है। बिजनेस, जो इंटरनेशनल बिजनेस हमारा है वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। कोई चाहे कि हम अपने देश के अंदर ही व्यापार करके संतुष्ट हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता, दूसरे देश से भी व्यापार करता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने यहाँ होती है दूसरे देशों में नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे देश में होती है अपने यहाँ नहीं होती है, या होती भी है तो उनका उत्पादन बहुत सीमित मात्रा में होता है और उसकी सबको आवश्यकता की पूर्ति उस सीमित मात्रा से करना संभव नहीं है। तो ऐसी दशा में इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग किया जाता है, ताकि हमारी वस्तुएं जो एक्सेस हो रही हैं वो दूसरे कंट्री में जाए, दूसरे कंट्री में जो एक्सेस हो रही है हमारे कंट्री में आए, ऐसे अदला बदली की प्रक्रिया चलता रहता है, ठीक है। और इसी इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा ही हमारे देश की इकोनॉमी निर्भर करती है, ठीक ना, कितना हम इनकम कर ले रहे हैं, कितना राजस्व की प्राप्ति कर ले रहे हैं, कितना क्या चीज है, ये सारी चीजें पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत विदेशों में भी इसका बड़े पैमाने पर बोलबाला है। प्रश्न ये उठता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र क्या है। सबसे पहले हम इसको क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का जो क्षेत्र है वो 3 ही है केवल। सबसे पहले है एक आयात व्यापार, आयात व्यापार, और दूसरा है निर्यात व्यापार, निर्यात व्यापार, और एक तीसरा हमारा है पुनः निर्यात व्यापार, पुनः निर्यात व्यापार। व्यापारिक संगठन पढ़े होंगे तो अक्सर देखे होंगे उसमें विदेशी व्यापार के प्रकार, तो वही विदेशी व्यापार के ही प्रकार है। विदेशी व्यापार 3 प्रकार के,
आयात व्यापार का मतलब होता है कि जब हम दूसरे देश से माल अपने देश में मंगाते हैं तो आयात व्यापार कहलाता है। निर्यात व्यापार का मतलब होता है जब हम अपने देश से माल दूसरे देश में भेजते हैं तो निर्यात व्यापार कहलाता है। और पुनर्निर्यात व्यापार का मतलब होता है कि जब माल दूसरे देश से, एक देश से खरीद कर अपने देश में लाए बिना दूसरे देश को बेच दिए, या इधर से खरीदे, इस देश से खरीदे उस देश को बेच दिए, तो उसे पुनर्निर्यात व्यापार कहा जाता है। प्रश्न अब ये उठता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय विपणन, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय विपणन है, इस अंतर्राष्ट्रीय विपणन का की प्रकृति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति, नेचर, ये किस टाइप के होते हैं? इसका पहला नेचर दिया गया है बहुराष्ट्रीय विपणन प्रबंधन। बहुराष्ट्रीय विपणन प्रबंधन, विपणन प्रबंधन मतलब अंतर्राष्ट्रीय विपणन में, इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो मार्केटिंग होता है बहुराष्ट्रीय होता है और उसका प्रबंध बहुत से राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है। बहुराष्ट्रीय का मतलब है कई देशों के द्वारा। दूसरा है इसका जो अवधारणा है, अवधारणा माने कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट है कि मतलब माल का आवागमन होना, अर्थात एक देश से दूसरे देश में माल का आवागमन होना, मतलब देशी राष्ट्र से विदेशी राष्ट्र, विदेशी राष्ट्र से देशी राष्ट्र में। और इसकी विशेषता एक होती है कि व्यापक जोखिम। व्यापक जोखिम का मतलब है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो इसमें रिस्क हाई रहता है, हाई रिस्क बना होता है, जबकि अपने यहाँ देशी व्यापार में रिस्क बहुत कम होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल मार्केटिंग में रिस्क की संख्या ज़्यादा होती है, हर कदम पे रिस्क, क्योंकि हम वहाँ न गए हैं, न उस व्यापारी को जानते हैं। हम अपना प्रोडक्ट वहाँ बेचने के लिए ले जा रहे हैं, पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा, एक्सपेंसेस दुनिया भर से आ गए, बहुत सारे रिस्क हैं। अगला है साख अभिमुखी। साख अभिमुखी का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार किया जाता है इसमें साख फैसिलिटी बड़ी कम मिलती है। और कुछ लोग साख के माध्यम से व्यापार करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हमेशा डर भी बना रहता है। एक तो सबको साख नहीं मिलता है, और मिलता भी है किसी एक को तो हमेशा साख का डर या भय बना रहता है। अगला है राजनीतिक प्रवृत्ति। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में पॉलिटिक्स, राजनीति, गवर्नमेंट का थोड़ा हस्तक्षेप ज़्यादा रहता है। गवर्नमेंट चाहेगी, उसके अनुकूल होगा तो बिजनेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। और क्या है, नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय घटक होते हैं। इसमें क्या होता है, नियंत्रणीय व अनियंत्रणीय। इसमें नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय घटक काम करते हैं। नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसी चीजें जिस पर कंट्रोल हम नहीं कर सकते। तो ये इसके कुछ प्रकृति है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा ही टॉपिक है, सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें है अंतर्राष्ट्रीय विपणन में। अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि घरेलू विपणन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर क्या है। ठीक है, इसको मैं विस्तार से बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, घरेलू विपणन। घरेलू विपणन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर। ये समझिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, अक्सर ये अंतर पूछा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय विपणन और घरेलू विपणन में मुख्य अंतर क्या है, इसको हम दो पार्टों में करके बताएंगे। पहला है घरेलू विपणन और दूसरा इधर है अंतर्राष्ट्रीय विपणन।
ठीक है, अब यहां दोनों के अंतर समझ। नाम से ही स्पष्ट है, घरेलू, घरेलू का मतलब देश के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब है देश से बाहर, विदेशों में। पहला इसमें यह है कि घरेलू जो विपणन होते हैं वो देश के सीमा के अंदर किए जाते हैं। यह कहां किया जाता है? पहला इसमें बता रहे हैं, यह देश के सीमा के अंदर किए जाते हैं, सीमा के अंदर किए जाते हैं, किए जाते हैं। और यह क्या होता है? यह देश की सीमा से बाहर किए जाते हैं, किए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे सरल शब्दों में थोड़ा थोड़ा टॉपिक लिखा गया है, आप लोग एकदम क्लियर इसको याद करिएगा। दूसरा क्या है, इसमें जो विपणन किया जाता है घरेलू विपणन में, ये देसी मुद्रा में किया जाता है, माने अपने देश की करेंसी में किया जाता है। और इसमें जो विपणन किया जाता है वो विदेशी मुद्रा में किया जाता है, मतलब वहां की करेंसी माने दूसरे देश की करेंसी। ये दूसरा क्या है, यह विपणन देश की मुद्रा में किया जाता है, देश की मुद्रा में किया जाता है। इसमें क्या होता है, यह विपणन विदेशी मुद्रा में किया जाता है, विदेशी मुद्रा में किया जाता है। ठीक है, और बताइए तीसरा अंतर क्या है? इसमें रिस्क ज्यादा इसमें रिस्क कम होता है। घरेलू विपणन में रिस्क हमारा कम होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में रिस्क हाई रहता है। इसमें जोखिम की संभावना कम रहती है, संभावना कम रहती है, कम रहती। और इसमें क्या है, इसमें जोखिम की संभावना, जोखिम की संभावना अधिक रहती है, अधिक रहती है। ठीक है, और भी कुछ अंतर हैं। इसमें ज्यादा नियम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें हर कदम पर नियम और अनुमति की जरूरत होती है। चौथा है, इसमें ज्यादा नियमों व प्रावधानों की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। और इसमें क्या होता है, ज्यादा नियमों व प्रावधानों की आवश्यकता होती है। और भी होता है कि जो घरेलू विपणन है इसको करते समय यहां देश की जो भाषा और संस्कृति है उसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विपणन में देसी भाषा और संस्कृति का प्रयोग नहीं होता है। जिससे विपणन करेंगे वहां के कल्चर का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5 नंबर में इसमें देसी भाषा, देसी भाषा व संस्कृति को ध्यान में रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है, रखा जाता है। इसमें क्या है, विदेशी भाषा, विदेशी भाषा व संस्कृति
को ध्यान में रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। इंक लग रहा है खत्म हो गया, थोड़ा इंक डाल लें। तब तो नोट करिए आप लोग। नोट कर रहे हैं, नोट करते रहिए, इंक डाल लें बस। हो गया? तो 5 हो गया है। अब छठा देखिए, और भी सारे अंतर हैं, बहुत सारे। अगला इसमें अंतर दिया गया है कि जो घरेलू हमारा विपणन है, इसका नियंत्रण करना आसान होता है। घरेलू विपणन का नियंत्रण करना आसान होता है। ध्यान दीजिएगा, इसे कंट्रोल करना सरल होता है। इसमें क्या होता है, इसको नियंत्रण करना कठिन होता है। और भी अंतर है। जो घरेलू विपणन होता है, इसका क्षेत्र जो होता है, उसका क्षेत्र सीमित होता है, लिमिटेड एरिया में किया जाता है। और इसका क्षेत्र क्या होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता, क्योंकि एक देश से हो गया है अंतर्राष्ट्रीय विपणन, तो दूसरे देश से करेंगे, दूसरे देश से हो गया तो तीसरे देश से करेंगे। ठीक है ना? और भी अंतर है बहुत सारे, फिलहाल इतना साफ काफी है। तो ये तो था आपका अंतर्राष्ट्रीय विपणन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे और चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन से ही रिलेटेड है, तो ये हमारा है अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण। ठीक है, मिटा है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अगला जो हमारा टॉपिक मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण। अंतर्राष्ट्रीय माने इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ये क्या है, पहले तो जान जाइए कि इन्वायरमेंट होता क्या। ये मान लीजिए ये 20 सेंटर पे आप, और आपके चारों ओर जो देख सकते हैं, जो आपका चारों ओर माहौल है, ये क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। जिस इन्वायरमेंट में आप रखते हैं, जिस वातावरण या जिस माहौल में आप रहते हैं, चाहे आपकी परवरिश होती है, चाहे आपका बिजनेस होता है, चाहे आपका कारोबार है, वो क्या है, इन्वायरमेंट है। उस इन्वायरमेंट में आपकी वेशभूषा, कल्चर, शिक्षा, दीक्षा, ठीक ना, लोगों के जनसंपर्क, सोशल, इकोनॉमिक सारे चीजें काम करते हैं। उसी तरह जो इंटरनेशनल मार्केटिंग हमारा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के इन्वायरमेंट को हमने 2 भागों में बांटा। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है आंतरिक वातावरण, आंतरिक
ठीक है, पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक और बाह्य का मतलब क्या, कि ऐसा इन्वायरमेंट जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर है तो उसे आंतरिक, और जो उस मार्केटिंग से बाहर की ओर परिदृश्य में है तो उसे बाह्य कहा जाता है। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं यह ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है अनुसंधान व विकास। अनुसंधान व विकास, जब अंतरराष्ट्रीय विपणन जब होता है तो अंतरराष्ट्रीय विपणन इस बात पर फोकस किया जाता है कि उस संस्था का, उस वस्तु का, उस प्रोडक्ट का कितना रिसर्च किया गया, कितना वो डेवलप किया गया, कितना उसके अनुकूल बनाया गया। क्योंकि प्रोडक्ट जितना ही बेहतर होगा, क्वालिटी बेहतर होगी और उसका समय अनुसार उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, तभी इंटरनेशनल मार्केटिंग हमारा डेवलप होगा। तो ये पहला फैक्टर काम इसका करता है, इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत अनुसंधान और विकास होना चाहिए। दूसरा होता है हमारा मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में मानवीय संसाधनों का कहां तक उपयोग किया गया है, कहां तक प्रयोग किया गया है, ये बातें महत्वपूर्ण है। तीसरा होता है नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब है कि इस इंटरनेशनल मार्केटिंग को करने के लिए कितना लीडरशिप किया गया, लीडरशिप कैसा है। बेहतर लीडरशिप होगा तभी मार्केटिंग सक्सेस होगा, चाहे वो कोई भी मार्केटिंग हो। तो ये सब इंटरनल मतलब उस मार्केट के अंदर की ये माने फैक्टर्स हैं। क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंतर्गत दो तरीके के फैक्टर काम करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या क्या मुख्य बातें होती हैं और एक्सटर्नल में मुख्य बातें क्या होती हैं। अगला है वित्तीय संसाधन। 4 नंबर में है वित्तीय संसाधन का भी होना जरूरी है। क्योंकि संस्था के जब अंदर, मार्केट के अंदर जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केटिंग तभी किया जाएगा जब आप धन के रूप में, वित्तीय इकोनॉमी के रूप में मजबूत हो। क्योंकि छोटा मोटा व्यापारी विदेशों से व्यापार नहीं करेगा, काफी पावरफुल होगा, काफी पैसे वाला होगा, बड़ा कारोबार होगा, तभी वो विदेशों से कारोबार कर सकता है। अगला है कंपनी की छवि। कंपनी की छवि, कंपनी की छवि बेहतर होगी तभी वो विदेशों से व्यापार करेगा। क्योंकि जो दूसरे कंट्री के लोग हैं हमारे यहाँ से व्यापार तभी करते हैं जो देखते हैं कंपनी ब्रांडेड है, कंपनी अच्छी है, उसका टर्नओवर अच्छा है, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसकी क्रेडिट है, माने साख है उसकी, तभी वो इंटरनेशनल मार्केटिंग सक्सेस होगा। और क्या है, क्षमता का उपयोग। क्षमता का उपयोग, क्षमता का उपयोग का मतलब है कि यह कंपनी अपनी किस क्षमता का काम कर रही है। उसको यदि ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर की वो पूर्ति समय से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये सब इंटरनल फैक्टर काम करते हैं। एक और चीज है विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण, विपणन मिश्रण मतलब है कि उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से तरीके उठाए गए हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया किया गया है ताकि उसका प्रोडक्ट बिके। तो ये हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के ये आंतरिक घटक होते हैं। जब ये आंतरिक घटक कार्य ठीक ढंग से करते हैं तो इंटरनेशनल हमारा मार्केटिंग का एनवायरनमेंट है वो बेहतर होता है, अर्थात इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है। प्रश्न अभी उठता है कि इसके कुछ बाह्य घटक भी हैं। कोई जरूरी नहीं है कि केवल आंतरिक घटक ही काम करे तो हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग का एनवायरनमेंट एक बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक कि आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर काम नहीं करेंगे तब तक हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट नहीं बनेगा। अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण का बाह्य घटक कौन कौन से। सबसे पहले है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी का मतलब है
कि यह मार्केटिंग करने के लिए लोगों का एक डाटा कलेक्ट किया जाता है कि वास्तव में हम जहां मार्केटिंग करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग करने जा रहे हैं, वहाँ की आबादी क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की रुचि क्या है, किस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, इसका एक डाटा कलेक्ट करेंगे। ये भी काफ़ी मायने रखता है। दूसरा है भौगोलिक, दूसरा इसका फैक्टर है भौगोलिक। भौगोलिक का मतलब है कि वहाँ का ज्योग्राफिकल स्टेटस क्या है। ज्योग्राफिकल स्टेटस हमारा का मतलब है कि वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र, वहाँ पे किस चीज़ का डिमांड है, मौसम के अनुकूल है भी या नहीं है, ये चीज़ मायने रखता है। अगला है आर्थिकी। आर्थिकी आर्थिकी का मतलब इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है कि हम जो मार्केट दूसरे कंट्री में लगाना चाह रहे हैं, वहाँ पे एक इंटरनेशनल मार्केटिंग का इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी क्या है, वहाँ हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो निकल भी पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। अगला है वैधानिक। वैधानिक का मतलब है स्टेचरी, मतलब जो भी कार्य किया जाए उसके लिए एक लाइसेंस, एक लीगल एडवाइस या लीगल अथॉरिटी के द्वारा ही किया जाए, क्योंकि अपने कंट्री में तो मान लीजिए जैसे तैसे कर लिए, दूसरे कंट्री में ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगला है राजनीतिक। राजनीतिक राजनीतिक मतलब है कि गवर्नमेंट या पॉलिटिकल मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा यदि अथोराइज होंगे तभी आप इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं। जब तक अनुमति या परमिशन नहीं लेंगे अपने गवर्नमेंट और उसकी गवर्नमेंट, व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे तभी आप कर सकते हैं। अगला है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब होता है कि जब इंटरनेशनल मार्केटिंग का इन्वायरमेंट तैयार करेंगे तो वहाँ एक से बढ़कर दुनिया के बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए वहाँ आए होंगे, उनसे आपको कंपटीशन करने की क्षमता होनी चाहिए। और क्या होता है प्रौद्योगिकी, और है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल मार्केटिंग में बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे कंपटीशन से। और है सामाजिक सांस्कृतिक, और है सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक संस्कृति का मतलब है कि जो आपका सोशल कल्चरल है उसको भी ध्यान पे रखना पड़ेगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ का सोशल बिहेव क्या है, समाज वहाँ का किस चीज़ का डिमांड करता है, वहाँ के कल्चर्स क्या है। और लास्ट है ग्राहक व्यवहार। ग्राहक व्यवहार का मतलब है कि ग्राहकों के साथ, वहाँ के कस्टमर के साथ आपका रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है, इस सारी चीज़ें मायने रखती है। तो इस इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का ये आंतरिक घटक था और एक बाह्य घटक था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक अक्सर ये क्वेश्चन ये आता है कि भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियां, ये अंतिम टॉपिक है, लगभग छूटा हुआ था तो सब बता दे रहे हैं आज। ये जितना सब दिए हैं समझिए कि आपका एक सेपरेट क्वेश्चन बनना है। कुछ क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो जब विस्तार पूर्वक समझाएंगे तो इसके बारे में 2-4 लाइन लिखेंगे। लिखने के बाद से इसके 2 एनवायरनमेंट के सेक्टर्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये सब हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में 2-2 लाइन आप लिखेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण के केवल आंतरिक घटक बताइए, कभी पूछता है बाह्य घटक बताइए, कभी टोटल पूछ देता है। चलिए मिटाते हैं अब दूसरा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन का ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट काफी क्वेश्चन है इसमें का, एक छोटा सा टॉपिक है। ये हमारा जो टॉपिक है कि भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियां, टॉपिक है भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्ति।
भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो बता दें कि जब भारत प्राचीन समय से ही भारत में व्यापार काफी समय से चला आ रहा, और यहाँ तक कि धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस डेवलप हुआ तो अगल बगल जो भी पड़ोसी देश है वहां से व्यापार शुरू हुआ। आज तो पूरे दुनिया में व्यापार है। प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान प्रवृत्तियां क्या है, कि आज जो भारत हमारा है और इसका विदेशी व्यापार जब बड़े पैमाने पर बढ़ गया तो इसकी वर्तमान और आधुनिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, अर्थात इससे हुआ क्या है। वर्तमान समय में जब विदेशी व्यापार बड़े पैमाने पर हुआ तो उसकी क्या गतिविधियां उत्पन्न हुई, उसका क्या रिजल्ट आया, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला है विदेशी व्यापार की मात्रा में निरंतर वृद्धि। पहला है कि विदेशी व्यापार की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई। मतलब कि जब से विदेशी व्यापार भारत में तेजी से बढ़ा है तब से क्या है, विदेशी व्यापार की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं कि कभी बढ़ा कभी घट गया, कंटिन्यू बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है, विदेशी व्यापार भारत का बढ़ता जा रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है, आयातों में भी तीव्र वृद्धि हो। कोई जरूरी नहीं है कि विदेशी व्यापार हो रहा था आयात में नहीं होगा। आयात की मात्रा में, आयात की मात्रा में वृद्धि हुई। मतलब जब विदेशी व्यापार बढ़ा तो आयात में भी बड़े पैमाने पे तीव्र वृद्धि हुई, क्योंकि विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात दोनों ही किया जाता। आयात जैसे देखते होंगे पेट्रोलियम पदार्थों का हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम का उत्पादन अपने यहाँ थोड़ा बहुत कम मात्रा में होता है। दूसरा इसमें है कि निर्यात की मात्रा में धीमी वृद्धि हुई। निर्यात में भी वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं वृद्धि नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में वृद्धि हुआ। बढ़ा तो है कंटिन्यू, लेकिन परसेंटेज उसका कम है। अगला है प्रतिकूल व्यापार संतुलन स्थापित हुआ। प्रतिकूल व्यापार संतुलन स्थापित हुआ। अब सोच रहे हैं प्रतिकूल क्या होता है, अनुकूल क्या होता है। थोड़ा समय बता दें कि जब मान लीजिए कि आयात, ध्यान दीजिएगा, आयात कम हो और निर्यात ज्यादा हो, तो यह हमारा अनुकूल बोला जाता है। और आयात ज्यादा और निर्यात कम, ठीक ना। तो ये क्या कहलाता, प्रतिकूल कहलाता। ऐसा हो रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अपने देश से माल दूसरे देश में नहीं भेजते हैं, लेकिन आयात भी बड़ी पैमाने पर करते हैं, जिसमें लुब्रिकेंट ऑयल या पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज्यादा होता है। तो ये प्रतिकूल व्यापार संबंध स्थापित हुआ। अगला, आयात व्यापार की रचना में परिवर्तन हुआ। आयात व्यापार की रचना में, एक सेकंड, हाँ, तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन स्थापित हुआ। अगला हम टॉप पे थे कि आयात व्यापार की रचना में परिवर्तन हुआ। अगला क्या है, आयात व्यापार की रचना में परिवर्तन। कि जो हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट कई तरीके से करते हैं। कुछ कच्चे माल को मंगा के,
उसको रिफाइनरी करते हैं, फिर पक्का माल बनाते हैं, फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं। कुछ डायरेक्ट कच्चा माल यूज करते हैं और उसको अपने यहाँ रख लेते हैं। बहुत तरीकों से उसमें चेंजिंग हुआ। ये आधुनिक प्रवृत्तियां। इसी तरह निर्यात व्यापार की रचना में भी परिवर्तन हुआ। निर्यात व्यापार की रचना में परिवर्तन हुआ। ये अभिनव प्रवृत्तियां हैं आधुनिक। ठीक है, उसी तरह है भारत में बनी वस्तुओं की विदेशों में लोकप्रियता बढ़ी। भारत में बनी वस्तुओं की विदेशों में लोकप्रियता बढ़ी। विदेशों में लोकप्रियता बढ़ी मतलब जो भी सामान भारत में निर्मित है उसकी पॉपुलैरिटी विदेशों तक है। विदेशों में उसका डिमांड है क्योंकि क्वालिटी उसकी अच्छी है, जो यहाँ की संस्कृति के हिसाब से। अगला क्या है, विदेशी व्यापार में सरकारी क्षेत्र का बड़ा महत्व हुआ। विदेशी व्यापार में सरकारी क्षेत्र का महत्व बढ़ा। जब देखे होंगे कि जब विदेशी व्यापार बढ़ेगा, गवर्नमेंट की उस पर नजर रहेगी, गवर्नमेंट का एरिया बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपना टैक्स वसूल करेगी। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होता है तो इसके बदले में गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है, जिससे उसका राजस्व बढ़ता है। राजस्व बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो सरकार का भी इसका काफी इंपॉर्टेंस इसमें है। तो ये तो था आपका भारत में विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां। ठीक है, अब लगभग आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक था ऑनलाइन विपणन, ये तो जानते ही होंगे सब आप लोग, मार्केटिंग में काफी इंपॉर्टेंट था। एक चीज और बता दें, ये जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में आता है। लिखा क्वेश्चन आता है कि भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो आधुनिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए तो टू द पॉइंट से ये लिख दीजिएगा, इसके बारे में एक्सप्लेन करके 2 लाइन 3 लाइन लिख देंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया मैं आज समाप्त कर रहा हूँ। ये आज का अंतिम लेक्चर है। ये वीडियो सारा कैसा लगा लाइक कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वैसे तो मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया पर बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन अब चूंकि कहे थे तो आपसे सारा मैंने टॉपिक कवर किया, पढ़ाया। एक ऑडिटिंग का भी चल रहा है और भी बहुत सारे बीकॉम से रिलेटेड जो भी पेपर्स वगैरह हैं सबका मैंने वीडियो बनाया है। आप हमारे इसी चैनल पर जाकर डायरेक्ट प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है। उस पेपर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से सारे लेक्चर्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।